हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो आज अपन बात करेंगे एनक्लेस के क्वेश्चंस की। तो एनक्लेस के क्वेश्चंस के अंदर पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्स इज कंडक्टिंग ए सेशन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड एंड डिस्कसिंग द इंटरवेंशन फॉर अ स्नेक बाइट टू एन एक्सट्रीमिटी। द नर्स शुड इन्फॉर्म दोज अटेंडिंग द सेशन दैट द फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन द इवेंट ऑफ द अकरेंस विच एक्शन। तो इसका मतलब हो गया, एक नर्स जो है एक सेशन कंडक्ट करवा रही है जिसके अंदर बता रही है कि फर्स्ट एड कैसे देते हैं, किन लोगों के अंदर, किन पेशेंट्स के जिसके अंदर एक्सट्रीमिटी पे स्नेक बाइट अगर हो जाए तो उसके अंदर सबसे पहले क्या करना चाहिए। नर्स ये आप सेशन में बता रही है, तो उसके अंदर आपने बताना है कि कौन सा एक्शन नर्स समझाएगी। फर्स्ट देखते हैं, इमोबिलाइज द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। सेकेंड, रिमूव ज्वेलरी एंड कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग फ्रॉम द विक्टिम। थर्ड, प्लेस द एक्सट्रीमिटी इन ए पोजिशन सो दैट इट इज below the level of the heart. Fourth, move the victim to a safe area away from the snake and encourage the victim to rest. तो सबसे पहले क्या इमोबिलाइज एक्सट्रीमिटी करेंगे? नहीं। तो सबसे पहले जो अपन करते हैं इसका आंसर आएगा प्लेस द मूव द विक्टिम टू सेफ एरिया अवे फ्रॉम द स्नैक एंड encourage द विक्टिम टू रेस्ट। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन जो रहेगा, अगर स्नैक बाइट एक्सट्रीमिटी पे कट जाता है तो सबसे पहले अपन ने रेस्ट करना है। रेस्ट से क्या होगा, सर्कुलेशंस के अंदर जो पॉइजन है वो नहीं फैलेगा। तो इसलिए सबसे पहले विक्टिम को आप लेके गए सेफ एरिया में, वहाँ से पेशेंट को क्या किया, उसको रेस्ट करवाया ताकि जो सर्कुलेशंस के अंदर आपके पास टाइम मिल जाए ताकि जो पॉइजन है वो सर्कुलेशन में नहीं फैले। इसलिए जो आंसर आएगा इसका फोर्थ आएगा। उसके बाद आपने करना है पेशेंट को इमोबिलाइज कर देना है जो एक्सट्रीमिटी के ऊपर जहाँ पे बाइट किया हुआ है। इमोबिलाइज करने के बाद में आपने जो ज्वेलरी कंस्ट्रक्टिंग क्लोथिंग है उसको हटाना है। फिर उसके बाद में पेशेंट को पोजीशन दे दें बिलो द लेवल द हार्ट, ताकि हार्ट के जो सेंट्रल की तरफ है जो पॉइजन है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो। इसीलिए ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा फोर्थ, मूव द विक्टिम टू ए सेफ एरिया अवे फ्रॉम द स्नैक एंड एनकरेज द विक्टिम टू रेस्ट, क्योंकि सर्कुलेशन कम करने के लिए जो पॉइजन है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सिस्टमेटिक। सेकंड देखते हैं अब, ए क्लाइंट कॉल द इमरजेंसी डिपार्टमेंट टेल्स द नर्स दैट ही कैम डायरेक्टली इनटू कॉन्टैक्ट विद पॉइजन आईवी श्रब्स। द क्लाइंट tells the nurse that he cannot see anything on the skin and asks nurse what to do. Nurse should make which response? इसका मतलब है एक क्लाइंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और नर्स को कहता है कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया पॉइजन आईवी श्रब्स के। तो जो क्लाइंट है नर्स को बोलता है कि वो उसको कुछ नहीं दिख रहा है स्किन के ऊपर, और नर्स को पूछता है स्किन के ऊपर उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कांटेक्ट में तो आया पर स्किन के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा। तो अब नर्स को पूछता है कि मैं क्या करूँ, अब बताओ। तो नर्स क्या रेस्पॉन्स बोलती है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट आ जा, नहीं। दूसरा, अप्लाई कैलामाइन लोशन इमीडिएटली टू द एक्सपोज स्किन, नहीं, कैलामाइन लोशन जो डर्मेटाइटिस में देते हैं। थर्ड, नर्स बोलती है कि शावर ले ले इमीडिएटली, लेदरिंग कर ले और रिंजिंग कर ले। जो जिस हाथ के ऊपर, जिस एक्सट्रीमिटी के ऊपर पॉइजन गिरा है उसको मतलब धो लो आप। फोर्थ, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू एनीथिंग इफ़ यू कैन नॉट सी एनीथिंग, नहीं, अगर नहीं कुछ करेंगे तो वो हो सकता है कि ट्रांसपेरेंट हो केमिकल, वो आपके स्किन को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए फोर्थ तो नहीं करना है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट कर सकते हैं, पर पहले आपके पास जो अभी अवेलेबल है उसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, टेक ए शावर इमीडिएटली, लेदरिंग एंड रिंजिंग सेवरल टाइम। कोई भी केमिकल आपके ऊपर अगर एक्सट्रीमिटी पे किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर गिरता है तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शंस होता है वो हमेशा उस केमिकल का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कम करना, अमाउंट कम करना स्किन के ऊपर। तो उसको करने के लिए आप क्या करोगे, उसको साफ करोगे। तो आंसर आता है टेक ए शावर इमीडिएटली, लेदरिंग एंड रिंजिंग सेवरल टाइम। Third, a client is being admitted to hospital for a treatment of acute cellulitis of the lower left leg and asks the admitted nurse to explain what cellulitis mean. The nurse bases the response on the understanding cellulitis has which characteristics. जो cellulitis अगर आपने पढ़ा हो तो cellulitis इन्फेक्शन जो होता है वो क्या होता है, उस कौन सी लेयर को अफेक्ट करता है, एपिडर्मिस को छोड़ के अंदर की लेयर, मतलब डर्मिस और अंडरलाइंग हाइपोडर्मिस, दो चीज़ों को। एपिडर्मिस को नहीं करता, याद रखना, अंदर की लेयर डर्मिस और अंडरलाइंग हाइपोडर्मिस दो को करता है, एपिडर्मिस एपिडर्मिस को नहीं करता। तो अगर ऑप्शन देखो, इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिडर्मिस, नहीं। दूसरा, स्किन इन्फेक्शन ऑफ द डर्मिस अंडरलाइंग हाइपोडर्मिस, स्किन इन्फेक्शन ऑफ द डर्मिस अंडरलाइंग हाइपोडर्मिस, हाँ जी। थर्ड, एक्यूट सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द डर्मिस एंड लिम्फेटिक्स, हाँ जी। एन एपिडर्मिल एंड लिम्फेटिक इन्फेक्शन कॉज बाय स्टेफाइलोकोकस। तो फोर्थ क्या है, एपिडर्मिल, तो एपिडर्मिल तो नहीं है, ये नहीं आएगा। सेकंड क्या है, स्किन इन्फेक्शन ऑफ द डर्मिस एंड अंडरलाइंग हाइपोडर्मिस, हाँ जी ये है। एक्यूट सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द डर्मिस एंड लिम्फेटिक्स, तो इसके अंदर क्या आएगा आंसर,
सेकेंड स्किन इन्फेक्शन द डर्मिस एंड अंडरलाइंग हाइपोडर्मिस। वह आंसर थर्ड। फिर उसके बाद बात करते हैं फोर्थ, द क्लिनिकल नर्स असेस द स्किन ऑफ ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस सोरियासिस हो रहा है पेशेंट को। नर्स अंडरस्टैंड दैट विच कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द स्किन डिसऑर्डर, कि सोरियासिस के अंदर देखने को क्या मिलता है। आपको पता है सोरियासिस के अंदर क्या होता है, ड्राई स्किन होती है, कलरलेस जो होते हैं नेल ब्लेड होते हैं, और इसमें सिल्वर वाइट स्केली पैचेस बनते हैं। तो अब देखते जाओ, ऑयली स्किन नहीं आएगा, ड्राई स्किन होती है इसके अंदर, क्लियर थिन नेल बेड होते हैं, कलरलेस होते हैं, इसमें रेड पर्पल स्केलीजन नहीं होते। तो क्या होते हैं, सोरियासिस आपने पढ़ा हो तो क्या होते हैं, इसमें सिल्वरी होते हैं, वाइट स्केली पैचेस बनते हैं। तो आंसर जो आएगा इसका क्या आएगा, फोर्थ आंसर आएगा। फिफ्थ बात करते हैं, क्लिनिकल नर्स नोट दैट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज़ डॉक्यूमेंटेड डायग्नोसिस ऑफ हर्पीज जोस्टर शिंगल्स इन द क्लाइंट चार्ट। तो हर्पीज जोस्टर जो सिंगल्स होता है वो क्या होता है, रीएक्टिवेशन हो जाता है किसका, हर्पीज जोस्टर जो चिकन पॉक्स का वायरस होता है उसका रीएक्टिवेशन हो जाता है, वापस एक्टिवेट हो जाता है इन द किसमें, जो इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं क्लाइंट में। इन द क्लाइंट चार्ट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोज ऑफ द डिसऑर्डर द नर्स डिटरमाइन दैट द डेफिनेट डायग्नोसिस वाज मेड बाय विच डायग्नोसिस टेस्ट। तो आपको बनाना है इसमें डेफिनेटिव डायग्नोसिस किसके अंदर, जिस ऐसा पेशेंट जिसके अंदर क्या हो, हर्पीज जोस्टर हो। तो आपने क्या डायग्नोस्टिक बनाओगे, पैच टेस्ट नहीं, स्किन बायोप्सी। ये स्किन बायोप्सी के अंदर क्या होगा, टिश्यूज़ को आप देखते हो, पैच जो होता है वो सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन जो होता है वो देखने के लिए होता है। फिर फोर्थ जो होता है वुड लाइट एग्जामिनेशन, वुड लाइट में क्या, यूवी रेस से अपन स्किन का जो सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन वो देखते हो। तो हर्पीज जोस्टर में एक हो सकता है वायरल हो, आपका वायरल कल्चर करवा रखा हो, या फिर आप हो सकता है कल्चर ऑफ द लेजन, जो लेजन्स हैं उसके कल्चर ले सकते हो। तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि हाँ ये वायरस है हर्पीज जोस्टर उसके अंदर स्किन के ऊपर कल्चर लेने के बाद में। तो आंसर क्या आएगा इसका, डेफिनेट डायग्नोसिस क्या हो सकता है, कल्चर ऑफ द लेजन, थर्ड आंसर जो जाएगा इसका। सिक्स बात करते हैं, क्लाइंट रिटर्न टू द क्लिनिक फॉर फॉलोअप ट्रीटमेंट फॉलोइंग स्किन बायोप्सी ऑफ ए सुपरफिशियल lesion performed 1 week ago. The biopsy report indicate that the lesion is melanoma. Nurse understand that melanoma has which characteristics. मतलब फॉलोअप के लिए क्लाइंट आया है, स्किन बायोप्सी उसके सस्पेशन पहले परफॉर्म किया हुआ है 1 वीक पहले। तो अब बायोप्सी जो करवाई है उसकी, तो लेजन जो है मेलानोमा दिखता है। तो नर्स समझती है कि मेलानोमा क्या होता है। तो मेलानोमा की बात करें, आपको याद है स्किन कैंसर होता है जो मेलानोमा, और हाईली मेटास्टेटिक होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देखो, मेटास्टेसिस रेयर नहीं, हाईली होता है ये तो आंसर गलत है फर्स्ट। तो इट इज़ एनकैप्सुलेटेड नहीं। थर्ड हाईली मेटास्टेसिस, हाँ ये सही लग रहा है। फोर्थ देखो, इट इज़ करेक्टेड बाय लोकल इन्वेजन नहीं, जो मेलिग्नेंट होता है, मेटास्टेटिक होता है और मेलिग्नेंट होता है तो वो क्या, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोकली नहीं होता। तो इसलिए आंसर जो जाएगा इसका क्या जाएगा, थर्ड हाईली मेटास्टेटिक। आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। अब पढ़ते हैं सेवेंथ। When assessing a lesion diagnosed as a malignant melanoma, the nurse most likely expect to note which finding। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, malignant melanoma, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हिंदी में बना के पढ़ लो, चाहे इजी पढ़ लो आप उसको। तो malignant melanoma जो हो रहा है तो उसके अंदर क्या दिखने वाला है, तो देखो irregular shape lesion नहीं, small papule with dry rough scale नहीं, firm nodular lesion with लेजन टॉप विथ क्रस्ट। तो जो होता है फर्म नोडुलर लेजन टॉप विथ क्रस्ट, ये क्या होता है, बेसल स्क्वामस सेल जो कार्सिनोमा होता है उसके अंदर होता है। और जो पेली पेप्यूल विथ सेंट्रल क्रेटर एंड वैक्सी बॉर्डर होती है, ये बेसल सेल कार्सिनोमा उसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर आंसर जो आएगा इसका, मेलिग्नेंट जो मेलानोमा होता है वो क्या होता है, फर्स्ट है वही है एन इरेगुलर शेप लेजन। तो आंसर क्या आएगा इसका, जो मेलिग्नेंट मेलानोमा होता है उसका इरेगुलर शेप होता है, अलग अलग कलर का बनता है, जिसके अंदर क्या होता है, रेड वाइट ब्लू टोन जो कलर होते हैं वो उस कलर का बनता है। इसलिए जो आंसर जाएगा कि मेलानोमा क्या होता है, इरेगुलर शेप पिगमेंटेड पेप्यूल बनते हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। और जो सेकंड है ए स्मॉल पेप्यूल विद ड्राई रफ स्केली, ये क्या होता है, इसके प्री मेलिग्नेट जो फीचर होता है, प्री मेलिग्नेट लेजन का जो फीचर होता है उसके अंदर दिखते हैं ये वाले सिम्टम, क्या, स्मॉल पेप्यूल विद ड्राई रफ स्केली। तो आंसर जो आएगा इसका जाएगा फर्स्ट, क्योंकि प्री मेलिग्नेंट नहीं है, मेलिग्नेंट मेलानोमा तो क्या है, मेलिग्नेंट है, इसलिए प्री मेलिग्नेंट सेकंड नहीं हो सकता। थर्ड दिखा रहा है स्क्वेमस का तो वो नहीं हो सकता। फोर्थ दिखा रहा है बेसल सेल कार्सिनोमा तो वो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट, क्योंकि मेलिग्नेंट मेलानोमा क्या होता है, इरेगुलर। एट्थ आता है, क्लाइंट अराइविंग एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैज़ एक्सपीरियंस फ्रोस्ट बाइट टू द राइट हैंड विच फाइंडिंग विद द नर्स असेसमेंट क्लाइंट हैंड। हाथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, हाथ के ऊपर क्या फ्रोस्ट बाइट मतलब एक्सेसिव एक्सपोजर हो गया,
फ्रॉस्ट बाइट हैंड का जो है, एंड फ्रॉस्ट बाइट टू द राइट हैंड के ऊपर। तो अब क्या होगा, जैसे ही फ्रॉस्ट बाइट होती है तो फ्रॉस्ट बाइट के अंदर क्या होता है, वाइट या फिर ब्लू कलर के स्किन के ऊपर वो बनते हैं, लेजन बनते हैं जो हार्ड होते हैं, कोल्ड होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं टच। तो मतलब आप टच करोगे तो इनसेंसिटिव फील नहीं होगा उसको, पेन वगैरह। तो आंसर क्या आएगा इसका, पिंक इडिमेटस हैंड नहीं, फायरी रेड स्किन विथ इडिमा इन द नेल पेंट नहीं, थर्ड ब्लैक फिंगर टिप सराउंड बाय इरिथेमाटस रैश नहीं, फोर्थ वाइट कलर टू द स्किन। जैसे ऐसे याद रखो कि जो फ्रॉस्ट बाइट है वो ठंडी, मतलब ठंडी चीज़ जो होती है उससे होती है फ्रॉस्ट बाइट। एक्सट्रीम आप कोल्ड टेम्परेचर है उसके अगर आ जाते हो, एक्सपोज हो जाते हो तो उससे होती है। तो ठंडी मतलब बर्फ़, तो वैसे बर्फ़ का कलर क्या होता है, वाइट। तो वाइट, जब भी आप फ्रॉस्ट बाइट से होगे तो स्किन का जो कलर आ जाएगा वो क्या, वाइट कलर हो जाएगा स्किन का, वाइट कलर टू द स्किन विच इज़ इनसेंसिटिव टच। हाथ वगैरह लगाएंगे तो सेंसेशन फील नहीं होगी। तो इस क्योंकि बोलते हैं हार्ड कोल्ड एंड इनसेंसिटिव टच, क्योंकि जब थोइंग होती है तो उसमें क्या होता है, स्किन की क्या होती है, फ्लशिंग होना शुरू हो जाती है और जो ब्लिस्टर्स डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं, प्लेब्स बनने, टिश्यू इडिमा हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, वाइट कलर। ध्यान रखो जब भी थोइंग या फ्रॉस्ट बाइट की बात हो तो वाइट कलर द स्किन विच इज़ इनसेंसिटिव हो जाती है टच के, हार्ड हो जाती है इसलिए। तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ। 9 देखते हैं, इवनिंग नर्स रिव्यूज़ द नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन इन क्लाइंट सेट। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते हुए ही उसको बहुत ईजी कर दो कि क्या पूछना चाहता है। द इवनिंग नर्स रिव्यूज़ द नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन इन क्लाइंट चैट एंड नोट्स दैट द डे नर्स हैज़ डॉक्यूमेंटेड दैट द क्लाइंट हैज़ अ स्टेज सेकंड। तो आपने देखा स्टेज सेकंड प्रेशर अल्सर, मेन चीज़ यही है अभी तक, इसके बारे में पूछ रहा है। इन द सैक्रल एरिया में है, ओके। विच फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट्स एंड असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट सैक्रल एरिया। तो उसको क्या देखने को मिलेगा जब सैक्रल एरिया असेस करेगा, तो मतलब स्टेज सेकंड प्रेशर अल्सर देखने को मिलेगा। अब इसमें से कौन सा ऐसी फाइंडिंग है जो स्टेज सेकंड प्रेशर अल्सर्स को बताती है। तो पहले इंटैक्ट स्किन नहीं, फर्स्ट होता तो मान लेते, सेकंड क्या है, स्किन की इंटैक्ट नहीं रहती। सेकंड फुल थिकनेस स्किन लॉस, फुल थिकनेस स्किन लॉस है नहीं। फुल थिकनेस स्किन लॉस किसके अंदर मिलता है, स्टेज थर्ड के अंदर। एक्सपोज बोन टेंडर बोन जब आ जाती है तो फिर क्या आता है, बोन हो गई, एक्सपोज हो गई, तो इसका मतलब स्टेज फोर्थ है, लास्ट में दिखती है बोन। तो हमेशा याद रखो बोन लास्ट में दिखती है इसलिए फोर्थ। फुल थिकनेस बोन से जस्ट पहले, तो इसका मतलब थर्ड में। इंटैक्ट तो नहीं होती स्किन, अगर फर्स्ट होता तो मानते, सेकंड है तो नहीं होती, इसका मतलब फर्स्ट भी नहीं है। फोर्थ बचा पार्शियल थिकनेस स्किन ऑफ द डर्मिस, यही है। तो स्टेज सेकंड जो होती है एपिडर्मिस के नीचे, डर्मिस लेयर का क्या होता है, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होता है। तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ। फिर आता है एन एडल्ट क्लाइंट वॉज बर्न इन एक्सप्लोजन, द बर्न इनिशियली अफेक्ट द क्लाइंट एंटायर फेस, anterior half of the head and the upper half of the anterior torso, and there was circumstantial burn to the lower half of the both arms. The client clothes caught on fire and the client ran, causing substantial burn injury to the posterior surface of the heart and upper half of the posterior torso. Using the rule of 9, आपको rule of 9 पता होना चाहिए। rule of 9 के अंदर देखो क्या क्या बात कर रहा है, ये देखते जाओ। इसके अंदर क्या बोल रहा है, बर्न इनिशियली अफेक्ट द क्लाइंट एंटायर फेस, एंटीरियर हाफ ऑफ द हेड। तो एंटायर फेस करता है एंटीरियर हाफ, तो एंटीरियर हाफ क्या कितना हो गया फेस का, 4.5%। पोस्टीरियर इंक्लूड होता तो वो भी 4.5% आता। एंटीरियर की बात करें इसलिए पहला क्या आ गया, 4.5%। अब बात कर रहा है एन अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर टोर्सो। अपर हाफ देखो, ये नीचे ट्रंक आ गई, ये पूरा को बोलते हैं टोर्सो, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रंक, और ये आ गई चेस्ट। तो अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर टोर्सो, ये पूरा टोर्सो है, उसका अपर हाफ ऊपर का, तो ऊपर का एंटीरियर साइड है। तो एंटीरियर साइड है इसका मतलब 9। अगर पोस्टीरियर भी होता, लिखा नहीं होता कि एंटीरियर पोस्टीरियर, तो बोलते हैं 18, एंटीरियर लिखा है इसलिए 9, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है एंड देयर वाज सर्कमस्टेंशियल बर्न टू द लोअर हाफ ऑफ द बोथ आर्म्स, कि आर्म्स पूरा कितना होता है, 9 होता है, पर लोअर बोला इसने, बोथ आर्म्स बोला और लोअर साइड बोला। तो लोअर हाफ के अंदर 4.5% है, 4.5% पूरा होता है 9% होता है, लोअर हाफ में बोला तो 4.5। तो यहाँ तक कितना हो गया 4.5, क्योंकि एंटीरियर बोला था हेड, 9 क्योंकि पूरी टॉर्सो होती है 18% एंटीरियर एंड 18 पोस्टीरियर, तो 18 एंटीरियर का भी हाफ बोल रहा है इसलिए 9%, और आर्म्स होती है 9, लोअर हाफ बोल रहा है
तो एक साइड बोथ आर्म्स बोल रहा है, लोअर हाफ बोल रहा है, एक हाथ का 9% हो गया, उसका अब लोअर हाफ हो गया 4.5, दूसरी आर्म्स का लोअर हाफ हो गया 4.5। तो अभी तक हो गया अपना 4.5 9, टोर्सो वाला आ गया 9, 9 9 18 और 4 आ गया, 18 और 4 22.5। तो अभी तक हो गया 22.5। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, क्लाइंट के जो कपड़े होते हैं वो आँख से जल जाते हैं और क्लाइंट भागता है, कॉजिंग सबसिक्वेंट बर्न इंजरी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हेड। तो उसकी क्या है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द, भागता है जब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हेड पे इंजरी हो जाती है बर्न का। तो पोस्टीरियर सरफेस पे इंजरी हो जाती है तो कहाँ आता है, पोस्टीरियर पे आ गई तो क्या हो गया 4.5% पोस्टीरियर आ गया, क्योंकि एंटीरियर पे 4.5% आ रहा था। उसके बाद क्या होता है, अपर हाफ टोर्सो का अपर हाफ पर पोस्टीरियर साइड हो जाता है। तो अपर हाफ अगर आता है, पोस्टीरियर साइड आता है, तो मैंने बताया इसके अंदर फर्स्ट में क्या बताया था मैंने कि एंटीरियर टोर्सो का अपर हाफ, तो इसके अंदर पोस्टीरियर टोर्सो का अपर हाफ, तो उसके अंदर क्या आएगा 9% वो आ जाएगा। तो 22.5 ये हो रहे थे, ये हो गया 9% और ये 4.5%, टोटल क्या हो जाएगा 36%। ऐसे देख लो 9%, 4.5 दोनों हाथ हुआ है, 4.5 4.5 9, ये हो गया 9, दोनों हेड आ गया 9, तो 9 और 9 18, 18 और 9 27 एंड 9 जो है कितना हो गया 36। तो आंसर कितना आ गया 36। तो आंसर जो इसका आ जाएगा वो आएगा 36। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया हो। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं कंटिन्यू एनक्लेस के आगे भी क्वेश्चंस लूँ तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट्स में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।